बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो ये है बच्चों की वैक्सीनेशन के हवाले से। अक्सर हमने ये देखा कि वालिदैन जो हैं वो फ़िक्रमंद नज़र आते हैं कि जो बच्चे हैं, ख़ास तौर पर जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, वो वैक्सीन जो उनकी करवानी है ये हम सरकारी हॉस्पिटल से करवाएं या प्राइवेट हॉस्पिटल से करवाएं, क्योंकि एक चार्ट होता है पूरा महक, कंफ्यूज हो जाता है बिल्कुल। और इस चार्ट के अंदर बाकायदा ये मेंशन होता है कि इस एज से इस एज तक आपने ये वैक्सीन करवानी है, लेकिन अक्सर वो वैक्सीन जो है मिस भी हो जाती हैं। तो ये क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि जब ये मिस हो गई हैं तो अब क्या एज गुजरने के बाद हम ये वैक्सीन लगवा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और वैक्सीनेशन जो है दोनों अस्पतालों से अगर कोई करवाना चाह रहा है, लाइक कोई प्राइवेट जाना चाह रहा है, कोई गवर्नमेंट जाना चाह रहा है, तो जितने भी हमें कैमरे के उस पर बैठे लोग देख रहे हैं इस वक्त नाश्ते की टेबल पर, तो उन्हें ये यकीनन इस चीज में मुश्किल होती होगी कि प्राइवेट या फिर सरकारी जो इदारे हैं, अस्पताल हैं, उसमें फ़र्क क्या है। और किसी भी वैक्सीन को अगर, जैसे कि फराज आपने भी कहा कि मुद्दत गुजर गई है, तो कितने रोज़ के बाद आप लगवा सकते हैं, ये बहुत सारे सवाल, और यकीनन ये वो सवाल है जो कि पेरेंट्स को परेशान कर देते हैं। तो इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने राब्ता किया है चाइल्ड स्पेशलिस्ट आतिका शेर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। आतिका, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। ये जो हम बच्चों की बात करें ना, बच्चे वालिदैन को बहुत परेशान करते हैं। वैक्सीनेशन अभी बिल्कुल स्टार्टिंग का मरहला है और इसी में वालिदैन जो है कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है कि सरकारी अस्पतालों का इंतखाब किया जाए या प्राइवेट अस्पतालों का। कि मैं चाहूँगी कि जो वालिदैन हमें देख रहे हैं, आप प्लीज़ थोड़ा सा इसमें फ़र्क बताएं कि पैदाइशी वैक्सीन अगर हम सरकारी अस्पताल से लगवा रहे हैं क्या डिफरेंस है, अगर हम प्राइवेट अस्पतालों का रुख कर रहे हैं क्या डिफरेंस है? जी, थैंक यू सो मच। आपने मुझे अपने फोरम पे बुला के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने का मौका दिया। दैट इज़ वेरी ट्रू। बहुत सारी कंफ्यूजन्स बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में आती हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अगर हम बात करें फ्रॉम द बर्थ, क्योंकि थोड़ी सी बात लंबी लगेगी, जब हम बात करते हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब भी बच्चा अस्पताल में पैदा होता है, उसको जो पहली वैक्सीनेशन विद इन फर्स्ट 24 आवर्स या इवन 48 आवर्स अगर किसी वजह से डिले हो भी रही है, तो वो जो वैक्सीन लगती है वो गवर्नमेंट की तरफ से ही इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी दी जाती है। तो जो पहली वैक्सीनेशन BCG की है, वो वैक्सीन चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में लगे या वो गवर्नमेंट सेटअप में, इट इज सेम। उसके बाद जो हमारा दूसरा जो वैक्सीनेशन का टाइम आता है वो 6ठे हफ्ते पे आता है, यानी 6 वीक्स का जब बेबी हो जाता है तो उसे सेकेंड वैक्सीन लगती है। वो वैक्सीन हमारी उसमें एक डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, आई एम सॉरी थोड़े अंग्रेजी अल्फाज हैं लेकिन इनको उर्दू में इन बीमारियों का नाम लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो लेकिन ये काली खांसी, खुन्नाक, टेटनस, जिसको मैं उर्दू वाला वर्ड मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, आप इंग्लिश में बता सकते हैं क्योंकि हम लोग भी इंग्लिश में ही जानते हैं ज्यादातर लोग इन चीजों को। अच्छा ठीक है। तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा है, बेसिकली हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन और न्यूमोकोकल, इसके अलावा ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ये सारी वो वैक्सीन है, या रोटा वैक्सीन जो कि डायरिया के हवाले से दी जाती है। ये 6 वीक्स एज पर स्केड्यूल दी जाती है। इसमें अगर हम न्यूमोकोकल की बात करें तो गवर्नमेंट अब हमें वही वैक्सीन अवेलेबल है फ्री में जो कि हमें प्राइवेट सेटअप में पहले खरीद के लगानी पड़ती है। तो न्यूमोकोकल वैक्सीन वही है, ओरल पोलियो वैक्सीन वही है, रोटा वैक्सीन वही है। आज अच्छा गवर्नमेंट विद टाइम बहुत अच्छा काम कर रही है कि वो वैक्सीन जैसे कि न्यूमोकोकल है या रोटा वैक्सीन है या अब जो है टाइफाइड वैक्सीन है जो कि हम आगे स्केड्यूल के हवाले से आएंगे, तो ये DPT, हेपेटाइटिस बी, हेड, न्यूमोकोकल, OPV, रोटा, ये सब अब गवर्नमेंट जो है हमें प्रोवाइड करती है। तो चाहे हम प्राइवेट सेक्टर। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी टू कट यू, यहाँ पर एक सवाल मेरा ये पैदा हो रहा है, वो ये कि जो कार्ड, वैक्सीन कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से बनाकर दिया जाता है और जो वैक्सीन कार्ड प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ से बनाकर दिया जाता है, वैक्सीन की तादाद में अच्छा खासा डिफरेंस होता है। ये जो तमाम तर वैक्सीन हैं ये तो प्राइवेट वाले के अंदर होती हैं, लेकिन एक्स्ट्रा बहुत सारी वैक्सीन और बूस्टर्स उसके अंदर ऐड होते हैं, तो इनको लगवाना जरूरी होता है या नहीं? अगर नहीं होता तो फिर ये क्यों मौजूद होते हैं, और अगर जरूरी होता है तो फिर ये सरकारी कार्ड के ऊपर क्यों मौजूद नहीं होते? अच्छा देखें, बिल्कुल आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। अगर हम गवर्नमेंट कार्ड देखें तो वो हमारा 5 साल बल्कि इवन 15 साल तक की भी एज में वैक्सीनेशन डिफरेंट दिखा रहे होते हैं। सही है। अच्छा, मैं ये कहूंगी कि सारी वैक्सीन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। जब भी अभी आप देखें कोविड वैक्सीन जब तक नहीं आई थी, लोग कितने, पूरी दुनिया पागल हुई थी वैक्सीन के लिए।
तो वक्त के साथ साथ वैक्सीन डेवलप होती जा रही हैं और वो वैक्सीन हमारी गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश करके बहुत सारी वैक्सीन जो कि पहले अवेलेबल नहीं थी गवर्नमेंट में, लेकिन वो अवेलेबल होती जा रही है। जैसे कि सिर्फ मीजल्स की वैक्सीन 9 महीने पे या 15 महीने पे लगती थी, लेकिन अभी जो 15 नवंबर से गवर्नमेंट ने ऑल ओवर द पाकिस्तान और अभी सिंध गवर्नमेंट भी इसको स्टार्ट करी है, जिसको मीजल्स रुबेला वैक्सीन कहा जाएगा, जो 15 नवंबर से लेके आगे ऑनवर्ड टिल 27 ऑफ नवंबर तक लगेंगी। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि वो वैक्सीन लगवानी है कि नहीं लगवानी है, जब पहले मीजल्स और रुबेला की लगी हुई है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी नाइस फोरम जिसपे मैं ये बताना चाहूंगी कि वो बच्चे जिन्हें पहले मीजल्स और रुबेला की वैक्सीन लग भी चुकी है, तो वो इस वक्त उस वैक्सीनेशन को जरूर लगवाएं, क्योंकि ये हमारी ओवरऑल हर्ड वैक्सीनेशन में मदद करने वाली सही है। बाकी रही जो आप कहते हैं कि एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है, दैट इज ट्रू, जिसमें हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, जिसमें चिकन पॉक्स की वैक्सीन है, जिसमें मेनिंगोकोकल वैक्सीन है। ये वो सारी वैक्सीन है जो कि देना डेफिनेटली फायदेमंद है, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि बेचारा गरीब इंसान है जिसकी जेब इतनी गवारा नहीं करती है कि वो प्राइवेटली ले सकता, तो उनको जो है आई वुड से कि हाँ दे कैन, अगर वो लगवा ले तो बहुत अच्छा, नहीं लगवाते तो भी कोई बात नहीं है। बस हम ये है कि जो फैमिलीज अफोर्ड कर सकते हैं उनमें वो एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन लगवाना अच्छा होगा, लेकिन जो नहीं लगा सक रहा तो वो भी हो सकता है इंशाल्लाह वक्त के साथ गवर्नमेंट हमारी उनको भी ऐड कर दे और हमारे वो वाले बहन भाई जो कि नहीं अफोर्ड कर सकते उनको भी लगवा सकते हैं अपनी औलाद। ठीक है, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, बच्चों को नज़ला खांसी से अक्सर होता है ये कि बचाने के लिए ना बूस्टर्स का मशवरा दिया जाता है। अब वालिदैन परेशान हो जाते हैं, क्या ये बूस्टर्स लगवाने चाहिए या नहीं लगवाने चाहिए, क्योंकि जाहिर है वालिदैन का एक कंसर्न है कि बच्चों की एज बढ़ रही है, बच्चा या बच्ची बड़े हो रहे हैं, तो आया ये बूस्टर शॉट्स जिनका कहा जा रहा है ये बच्चे की इंटरनल हेल्थ के लिए अच्छे हैं या नहीं है, तो प्लीज़ इससे मुतालिक रहनुमाई कीजिएगा। अच्छा देखिए, जो बूस्टर वर्ड यूज हो रहा है ना, वो बूस्टर का वर्ड ही अपने आप में पूरा है कि वो ये बता रहा है कि एक चीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉडी में इम्यूनिटी है और उस इम्यूनिटी को फर्दर विद एज बूस्ट करने की जरूरत है। क्योंकि हर वैक्सीनेशन या इवन कोई इलनेस भी है, अगर वो जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप कोविड की ले लें, आई एम सॉरी मैं बीच में कोविड को ला रही हूँ क्योंकि अभी इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, जरूरी है तो जी। तो कोविड की वैक्सीन में भी अगर आप देखें तो अब विद टाइम बूस्टर्स का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो रहा है। तो वो चीज जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश बीमारियां हैं जो बच्चों में आती हैं, जैसे डीपीटी वैक्सीन का बूस्टर है या मीजल्स का बूस्टर है, ये डेफिनेटली बच्चों के फायदे की बात है। उसमें पेरेंट्स को इस बात पे खौफजदा नहीं होना चाहिए कि ये उनके लिए कोई बुरा होने वाला है। वो एक्चुअली उनकी बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। इट वुड बी अनदर किक ऑफ टू द इम्यूनिटी के वो चीजें बेहतर होंगी। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और आई गेस ये एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि आमतौर पर डॉक्टर से पूछा जाता है कि ये जो एज लिमिट मेंशन हुई होती है किसी भी वैक्सीन की, अगर उस एज से ज़्यादा हो चुका है बच्चा, यानी कि वो टाइम गुजर चुका है, तो स्टिल ये वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए या नहीं? अच्छा, अगेन आप लोगों ने बहुत जबरदस्त क्वेश्चंस जमा करके रखे हैं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर ऑल दोस। इसमें मैं कहूँगी, देखिए बहुत दफ़ा आई अंडरस्टैंड, स्पेशली पिछले 2 सालों में जब से ये कोविड वाला सीन आया था, उसकी वजह से बहुत सारे लोग अस्पतालों में या इवन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में जाते हुए घबराते थे कि कहीं हम जाएं और हमें कहीं कोविड ना लग जाए। तो उसकी वजह से हमारे बहुत सारे बच्चों की वैक्सीन ऊपर नीचे हुई हैं। तो उसमें ऐसा है कि ये एक पीडियाट्रिशियन का काम है कि अगर कोई ऐसे पेरेंट्स आते हैं जिन्हें लगता है कि वो अपने बच्चों की वैक्सीनेशन टाइमली नहीं करा सकते या कुछ मिस हो गई हैं या शुरू से ही बिल्कुल नहीं करा सके, तो एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है जिसको हम कहते हैं कैचअप वैक्सीन। यानी कि ये पीडियाट्रिशियन का काम है कि जब आप डॉक्टर से मिलें तो वो आपको एक पूरा वापस से रीस्केड्यूल करके देगा कि वो आपके बच्चे की वैक्सीन 2 से 3 महीने में कंप्लीट वैक्सीनेशन पूरी हो सकती है, डिस्पाइट दैट कि वो बहुत टाइम लैप्स आ चुका है, लेकिन इट इज इजी टू डू इट, तो वो हो सकता है और कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे जहन में है ये कि जैसे बच्चे हैं 7 से 8 साल की उम्र के बच्चे, या हम कह दें कि 8-9 साल के या 5-6 साल के, अच्छा होता ये मौसम जैसे ही बदलता है सबसे पहले कोई भी इन्फेक्शन है वो बच्चों को हिट करता है, वो फ्लू हो जाए, खांसी है, बुखार है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे छोटे हैं, बाहर खेलते भी हैं, फिर अम्मा अब्बा की बात भी नहीं उन्होंने सुननी होती और वो थकावट ऐसी होती है कि उन्हें फीवर भी हो जाता है। तो ऐसे हालात में वालिदैन को सबसे पहले क्या करना
करना चाहिए, क्योंकि अमूमन मैंने ये देखा है कि घरों में होता ही है कि अच्छा कोई भी एक दवाई है, जैसे बुखार है, आप कोई भी एक एंटीबायोटिक उन्हें दे देते हैं, अच्छा ठीक है, वालिदैन समझते हैं सीजनल है, मौसमियाती है, ये फ़ौरन से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मेरी नज़र में बच्चे को जब बुखार हो या उसके साथ ऐसा कोई मसला है कि नज़ला ज़ुकाम है, तो फ़ौरन आपको डॉक्टर से पहले रुजू करना चाहिए, बजाय इसके कि आप खुद डॉक्टर बन जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग पहले ही इतने माशाल्लाह पढ़े लिखे होस्ट मिले मुझे, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने पॉइंट को बहुत ज्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ी है। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपने ये कहा कि हमारी मॉर्निंग और फ्रेश कर दिया है। चलिए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम सबको एक दूसरे को एनकरेज करने की बहुत जरूरत है। दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ये जो सवाल हुआ है, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली जब हम मौसमी की बात कर रहे होते हैं ना, तो मौसमी मोस्ट ऑफ द टाइम वायरल इलनेसेस होते हैं, चाहे वो गर्मी का मौसम हो, चाहे वो सर्दी का मौसम। अगर कोई भी नया वायरस आता है ना, यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने की कि बीमारियों में दो मेन टाइप्स हैं, एक वायरल होती है और एक बैक्टीरियल होती है। जो वायरल डिजीजेस होती हैं वो होती है जो कि आमतौर पे मौसमी का वर्ड उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है कि वो उस मौसम में एक नया वायरस आया, उसने एक ग्रुप ऑफ पीपल को, जिसमें बच्चे या बड़े कोई भी है, जो इन्वॉल्व हो गए। तो ये वायरल इलनेस अपना टाइम लेती है, 4 से 5 दिन, 3 से 5 दिन भी कह सकते हैं, उसके बाद वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है। लेकिन अगेन एक लेमैन जो कि डॉक्टर नहीं है, आई थिंक दे शुड नॉट बी द वंस जो डिसाइड करें कि ये बैक्टीरियल है, मुझे इसमें एंटीबायोटिक देने की जरूरत है, या वायरल है और उसमें मुझे कुछ देने की जरूरत है। तो जो माहिर लोग हैं उनसे मिलके, उनसे बात करके ये अंडरस्टैंड करने की बहुत जरूरत है कि हर चीज को एक तरीके से डील नहीं किया जाता है। और इस पॉइंट पे मैं ये बहुत इम्पोर्टेंट एक जो हमारा इशू चल रहा है, हमारे यहाँ लोगों ने जो इतना एक्स्ट्रा यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स कर करके ये हुआ है कि जो वो टाइफाइड बुखार या वो चीज जो कि पहले वक्त के साथ आराम से हैंडल हो जाती थी किसी एक नॉर्मल। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, आप दुरुस्त फरमा रही हैं, क्योंकि होता यही है ना, जैसे हम भी जिक्र करें कि घर में जो बड़े होते हैं वो ये इस चीज़ को प्रेफर करने के बजाय कि आप जाएं डॉक्टर के पास, वो कहते हैं जी हम पहले जरा घर में दवाइयाँ देके बच्चे को नहीं ठीक होगा फिर ले जाएंगे, प्लीज ऐसा नहीं करें। ये जो सेल्फ मेडिकेशन है ये बीमारी को मजीद ज्यादा बढ़ाती है। आपकी बॉडी तो जो एंटीबायोटिक्स हैं उनकी इतनी यूज टू हो चुकी होती है कि फिर दवाइयाँ आपके ऊपर असर करना बंद कर देती हैं, छोड़ देती हैं।